गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर थर्ड को चैप्टर नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं हम। और फोर्थ है आपका चैप्टर विद्युत धारिता। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए, है ना। देखो हिंदी मीडियम के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि भाई एक पृथ्वी गोलीय चालक है। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात की और उसकी धारिता का आंसर जो आया वो 711 माइक्रोफैराड आया कि इतनी बड़ी होते हुए भी उसकी धारिता माइक्रोफैराड में होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम ये देखें कि 1 फैराड, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो भी उसकी धारिता माइक्रोफैराड में है, तो सोचो 1 फैराड कितना बड़ा होगा। तो उस गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी धारिता 1 फैराड हो। ये ऐसा क्वेश्चन भी है कि 1 फैराड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी। न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, या उस गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी धारिता 1 फैराड है। अब हमने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया कि 1 फैराड की धारिता वाले की गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, या ये कह सकते हैं कि 1 फैराड धारिता की बहुत बड़ी इकाई है। धारिता की बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है। कैसे कह सकते हो आप कि भाई ये बहुत बड़ी इकाई, या कई बार कहते हैं क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हो, क्या 1 फैराड क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हो। इसी सवाल में क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं, ऐसा सवाल भी आता है। अलमारी में रख सकते हैं। एक्चुअली अल्टीमेटली हमें यह समझना है कि भाई ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। कौन? फैराड जो है ना, वो धारिता की बहुत बड़ी इकाई है। अल्टीमेटली हमें यह चीज समझनी है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ी इकाई है। तो इसको समझने के लिए आपको गिवन है, जो दिया गया है उसको देखो। गिवन दैट आपको दिया गया है, धारिता का सूत्र दिया है। धारिता C बराबर होता है किसके, बताओ, 1 फैराड के। अब आप ये देखो कि यहाँ से C बराबर 1 फैराड निकल गया। आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, R, मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, राइट। गोलीय चालक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गोलीय चालक। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई 1 फैराड अगर किसी गोलीय चालक की धारिता होती है, देखो पृथ्वी की भी नहीं है, इतनी बड़ी है, तो फिर तो और बड़ी पृथ्वी चाहिए, और बड़ा ग्रह चाहिए। तो देखते हैं सूत्र क्या होता है हमारा। सूत्र है C बराबर R अपॉन K। यहाँ से R निकालना है, R बराबर हो गया C के। मान रखने पर मान रख दो, पुट कर दो इसके अंदर, आपको पता चल जाएगा। R बराबर C की वैल्यू आप क्या रखोगे, आपने खुद ने देख लो, 1 9 इंटू 10 की घात 9। तो कुल मिला के उसकी त्रिज्या चाहिए आपको 9 इंटू 10 की घात 9, और पीछे क्या लग गया मात्रक बताइए, मीटर। इतनी ज्यादा बड़ी त्रिज्या का गोलीय चालक चाहिए, इतना बड़ा साइज का गोलीय चालक, इतनी बड़ी त्रिज्या का गोलीय चालक, बड़ी त्रिज्या का गोलीय चालक होगा तो उसकी धारिता क्या होगी भैया, 1 फैराड होगी। अब तुम सोच रहे हो इतनी बड़ी कैसे है, इसको और लिखो ऐसे, 90 एक का सीधे ले लिया, ये मैंने लिख दिया 5 और ये ले लिया 3। देखो देखते जाओ, इसको ऐसे तोड़ा मैंने, 9 इंटू 10 की घात 1 5, 5 3 8 और 1 9। इसको लिख दिया मैंने क्या, 90। इसको लिख दिया मैंने क्या, लाख, और 10 की घात 3 मीटर को मैंने लिख दिया क्या, बताओ, किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का अगर कोई गोला है, त्रिज्या का ध्यान रखना, व्यास तो फिर उसका डबल हो गया, त्रिज्या। अगर इतना बड़ा साइज का कोई गोला है तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैराड। इतनी बड़ी साइज होने के कारण, इतनी बड़ी साइज होने के से अब इतनी बड़ी साइज में धारिता बहुत ज्यादा रही होगी। मैं कह रहा हूँ बहुत पानी आया होगा, इतना बड़ा साइज है, खूब पानी आया होगा, मतलब बड़ी है। से हम कह सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि फैराड धारिता की बहुत बड़ी इकाई है। फैराड क्या है बताओ, धारिता की एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी इकाई है, और इसे अलमारी में नहीं रख सकते, एवं इसे अलमारी में कैसे रख सकते हैं, में नहीं रखा जा सकता। इतनी बड़ी अलमारी लानी पड़ेगी भैया आपको, तब कहीं जाके आप ये सोच सकते हो कि आप इसको रखो। बाकी भूल जाओ आप कि इसको अलमारी में रख सकते हो, नहीं रख सकते आप इसको अलमारी में। तो ये आपको पता चल गया कि भाई आप इसको अलमारी में नहीं रख सकते, है ना। अब हम जैसे मान लो इसी टॉपिक के अंदर हम ये तो आपको समझ में आ ही गया, कुछ और न्यूमेरिकल आगे और डिस्कस कर लेंगे।
पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का क्या करना हमें, वर्गीकरण। चालकता के आधार पर हम पदार्थों का, चालकता प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को हमने 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। नाम आपको ध्यान ही होंगे। पहला जो होता है, जिसको हम कौन से पदार्थ बोलते हैं बताओ, चालक, या इनको क्या बोलते हैं, सुचालक। वे पदार्थ जो आसानी से क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन दर्शाते हैं, चालन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि धारा का चालन आसानी से करते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने, धारा का चालन आसानी से करते हैं, है ना। इसमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको पता होगा, चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, मानव शरीर है ना। ये सब जो है वो किसकी श्रेणी में आते हैं, सीधी सी बात है, ये चालकों की श्रेणी में आते हैं। ये चालक पदार्थ क्या है, धारा का आसानी से चालन करते हैं, चालकता बहुत ज्यादा होती है इनकी, है ना, उच्च होती है। दूसरे पदार्थ जो होते हैं, अभी इसी के साथ में बात करूं मैं, इनको ऐसे पदार्थ जो कुचालक, या इनको दूसरा नाम देते हैं हम परावैद्युत पदार्थ। वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं दर्शाते, धारा का चालन किसी भी सूरत में नहीं दर्शाते, धारा का चालन नहीं करते, धारा इनमें प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ को हम कुचालक या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। समझ गए। अब ऐसे पदार्थ में आपके रबड़ है, लकड़ी है, ये पदार्थ आ जाएंगे, है ना। ये रबड़ है, लकड़ी है, एबोनाइट है, ये ऐसे पदार्थ जो है, ये सब पदार्थ जो है किसके अंदर आते हैं, पत्थर है। ये सब पदार्थ कुचालक पदार्थों की श्रेणी में, एबोनाइट, बेकेलाइट, ये सब जो है कुचालक या परावैद्युत पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब क्या होता है कि जो ना तो पूरी तरह से इनमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इसमें असंख्य होते हैं, इसमें नगण्य होते हैं। तीसरे पदार्थ जो ना तो पूर्णतः चालक होते हैं, ना पूर्णतः कुचालक होते हैं। तीसरे पदार्थ जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, अर्धचालक, जो इनके बीच की कैटेगरी के होते हैं, ना तो चालक न कुचालक, बीच के होते हैं, इसको अर्धचालक बोलते हैं, इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्चुअली ये आपको क्या होता है, ये नया टॉपिक है ना। तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जब आएगा तो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे कि भाई ये पदार्थ क्या है, अर्धचालक पदार्थ, पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 में हम इसकी बात करेंगे। तो अभी हमें इतनी बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको मूल रूप से मोटे मोटे तौर पे बताई वो। तो अब यहाँ पे धारा का चालन करना मतलब सीधी बात है, या धारा का चालन नहीं होना, या और कुछ बात है, तो इन सब के आधार पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ये धारा का चालन जो है उसमें आवेश कौन से काम आते हैं। तो अब हम उन आवेशों के बारे में बात करेंगे। देखो आवेश जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है चालन के हिसाब से कहें तो आवेश जो होंगे यहाँ पे 2 प्रकार के होंगे, है ना। हम उन 2 प्रकार के आवेशों का बात करेंगे। हमने चालक और कुचालक के अंदर बात कर ली। तो हमारे जो नेक्स्ट होंगे टॉपिक वो है इसके अंदर मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध नाम से पता चल रहा है, एक तो फ्री है, एक बॉन्डेड है। यहाँ पे आवेश का सीधा सीधा अर्थ जो हो गया वो हम लोग साधारण रूप में इलेक्ट्रॉन से लेंगे, है ना। वैसे धनावेश से भी होता है, ऋणावेश से भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि पदार्थ के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील होते हैं, प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं नाभिक के। तो मुक्त आवेश वो होते हैं, देखो ये आपको पता है किसी भी पदार्थ या परमाणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, नाभिक, प्रबल जो स्थायी होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटकर इनकी कक्षाएं होती है। ये सबसे अंदरूनी कक्षा जो है उसको आंतरिक कक्षा बोलते हैं। कौन सी कक्षा बोलते हैं, आंतरिक कक्षा। दिख रही है आपको अलग अलग कक्षा। अब आपको सबको पता है ये नाम के एल एम एन अलग अलग कक्षाएं होती है। इसकी अंदरूनी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नाभिक का अट्रैक्शन जो होता है, ये अंदरूनी कक्षा है। ये कक्षा को अगर नाम दूं ना मैं, तो इसको आप कहोगे कौन सी कक्षा बताओ, आंतरिक कक्षा। आंतरिक कक्षा जहाँ पे प्रबल जो है आकर्षण होता है, प्रबल नाभिकीय आकर्षण, नाभिक का आकर्षण यहाँ पे ज्यादा होता है। नाभिकीय आकर्षण जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, वो ज्यादा होता है। आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होता है, नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो इस पे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये बंधा हुआ होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को जिसपे ज्यादा है उस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा आवेश बोलते हैं बताओ, बद्ध आवेश बोलते हैं। कौन सा आवेश बोलते हैं, बद्ध आवेश। इसको बाउंड चार्ज, बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। धारा चालन में ये योगदान नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉन्डेड है। अगली बात समझ में, तो इसको बॉन्डेड चार्ज बोलते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, इधर देखो बाहरी कक्षा, ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, इसको अपन कौन सी कक्षा बोलते हैं, बाह्यतम।
कक्षा, इसको आप लोग और एक भाषा में संयोजी कक्षा बोलते हो, जो सबसे बाहर होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसको अपन कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये दुर्बल बंधा है इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से इस पर नाभिकीय आकर्षण अल्प होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक नाभिकीय जो आकर्षण है ना प्लस माइनस वाला, वो इस पे दुर्बल होता है, कम होता है, तो ये आसानी से मुक्त हो जाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बताओ? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो आंतरिक कक्षा में होता है वो ज्यादा बंधा हुआ होता है, ज्यादा टाइट हो रहा है, समझ रहे हो? नजदीक है, क्लोज है, तो वो बंद हो गया। और जो दूर है, जिसके ऊपर प्रभाव कम पड़ रहा है, वो थोड़ा फ्री है, तो उसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज बोलेंगे। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाता है, और फ्री होके ये क्या करता है? उस पदार्थ के अंदर गमन करता है, उस पदार्थ की सतह से बाहर नहीं निकलता, उसकी सतह के अंदर ही विचरण करता है, और धारा चालन में प्रमुख रूप से योगदान करता है। सतह मतलब पदार्थ की सतह में मुक्त रूप से क्या करता है? गतिशील रहता है, गतिमान होता है, मुक्त रूप से गतिमान। तो ये फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से मूव करेगा, और ये बंदा जो है वो धारा चालन में योगदान करेगा। हम कहते हैं चालकों में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो चालक से बाहर नहीं होते, चालक के अंदर ही रहते हैं, और वो गतिशील रहते हैं, है ना? कमरे के सामान्य ताप के ऊपर वो गतिशील रहता है। तो ये हमारी बात हो गई एक मुक्त आवेश की, और एक कौन से आवेश की हो गई? बद्ध। समझना है आपको कि भाई मुक्त कौन सा है, बद्ध कौन सा है। ज्यादा मतलब क्लोजेस्ट है वो बद्ध है, और जो फ्री दूर है वो फ्री है, थोड़ा सा उस पर आकर्षण का प्रभाव कम है। देख लीजिए आप, ये दूर है ना, अधिक दूरी अधिक है, आउटर मोस्ट है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब क्या होता है, हम जो अब एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको, इसके अंदर देखो ये चालक के लिए बात की हम लोग। अगर कोई अपघटन सॉल्यूशन की बात करेंगे, जैसे कोई सेल का सॉल्यूशन है, उसके अंदर प्लस भी योगदान करता है और माइनस भी योगदान करता है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें प्लस और माइनस दोनों धारा चरण में योगदान करेंगे, तो वो हम सेल वाले चैप्टर में और डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है। परावैद्युत पदार्थ बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, परावैद्युत पदार्थ। ये अपनी अपनी एक इनकी खुद की एक स्ट्रक्चर होती है, अपनी इनकी एक संरचना टाइप होती है ना, तो इसको समझना है। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। एक्चुअली मैं आपको ये समझ जा दूं कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है, लेकिन सबके सब कुचालक नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो परावैद्युत का गुण दर्शाएंगे। परावैद्युत गुण कैसे आता है कुचालकों की कैटेगरी में? अब देखो, ऐसे पदार्थ जिनको विद्युत क्षेत्र में, मतलब जो धारा चालन नहीं करते, मतलब धारा चालन तो नहीं करेंगे, कुचालक है जो धारा चालन में योगदान नहीं करते। फिर बोल रहा हूं, ऐसे पदार्थ जो धारा चालन में योगदान नहीं करते, धारा चालन नहीं दर्शाते, ये यहाँ लिखेंगे हम लोग, धारा चालन नहीं दर्शाते। ऐसे पदार्थ किसी भी सूरत में धारा चालन नहीं दर्शाते, परंतु जब इन पदार्थों को, कुछ कुचालक पदार्थों को, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब अगर इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे? रखने पर वे विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। विद्युत धारा का चालन नहीं करते, विद्युत का कुछ प्रभाव दर्शाते हैं, विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बताओ? परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब सवाल ये उठा कि धारा चालन नहीं कर रहे हैं सर, और आप कह रहे हो विद्युत प्रभाव दर्शा रहे, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा दर्शाते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाने का मतलब यहाँ विद्युत प्रभाव का क्या तात्पर्य हो गया कि विद्युत प्रभाव से तात्पर्य यहाँ पे ये है, तात्पर्य कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनमें धन एवं ऋण आवेश, जो धन और ऋण आयन या आवेश जो है, आयन आवेश जो है, वो एक संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब कुछ ही में ध्रुवित हो जाएंगे, कुछ में अध्रुवित हो जाएंगे, जो वो क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाता है? डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। मूव नहीं करेंगे, फिर बोल रहा हूं मैं, इसमें थोड़े से अल्प विस्थापित हो जाते हैं, आवेश अल्प विस्थापित हो जाते हैं उसी संरचना में।
अल्प विस्थापित, ताकि वो विद्युत प्रभाव दर्शाए। ऐसा लगेगा आपको विद्युत प्रभाव दर्शा रहे, मतलब उनमें एक तरह से पोल्स आ जाएंगे। अब इनकी संरचना के आधार पर इसको परावैद्युत पदार्थ भी वापस आपके जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। परावैद्युत पदार्थ को भी हम लोगों ने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में कैटेगराइज किया। अब देखो वो दो पार्ट क्या है जिसमें हमने इसको कैटेगराइज किया। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। क्या बोलते हैं इसको हमने? ध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा जो है उसका नाम हमने दिया, बताइए क्या? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये देखो पदार्थ है, अपने अपना स्ट्रक्चर होगा बकायदा, है तो दोनों ही परावैद्युत पदार्थ, लेकिन कुछ तो होते हैं ध्रुवीय और कुछ होते हैं अध्रुवीय। अब देखो ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। परावैद्युत तो है ही है। अब बताइए परावैद्युत क्या होता है? कि भाई वे पदार्थ जो कुचालक होते हैं, जो धारा चालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कोई विद्युत इफेक्ट दिखाएंगे, कोई विद्युतीय प्रभाव जरूर दिखाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे बताइए? परावैद्युत पदार्थ। अब ध्रुवीय का मतलब उनमें एक ध्रुवीय संरचना होती है। उसमें क्या होती है? ध्रुवीय संरचना। तो इन पदार्थों के अंदर क्या होता है? इन पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश अल्प विस्थापित रहते हैं। एक ध्रुवीय संरचना होती है इन पदार्थों में। धन एवं ऋण आयन एक दूसरे से संपाती नहीं होते। इनमें एक दूसरे से संपाती नहीं होते। संपाती न होकर ध्रुवीय रूप में रहते हैं। ध्रुवीय रूप में रहते हैं मतलब एक इधर माइनस होता है और एक इधर प्लस होता है। समझ गए? मतलब इस स्ट्रक्चर में रहता है, ये इसलिए ध्रुवीय बोलते हैं। पोलराइज हो गए, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। इन पदार्थों की खुद की खास बात है, इनमें कभी ये संपाती नहीं होते, प्लस माइनस दोनों एक जगह नहीं होते। इनमें क्या लिखेंगे? इन पदार्थों में धन और ऋण आयन एक दूसरे से संपाती की, या लिखेंगे संपाती रहते हैं। एक दूसरे से क्या रहता है? संपाती। तो दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर क्या हो जाएंगे? संपाती रहेंगे, मतलब एक दूसरे पे रहेंगे, है ना? कॉन्साइड करेंगे। इसको बढ़ाते समय आप ऐसे बनाओगे और इसको बढ़ाते समय एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होगा। जब वो एक जगह रहेंगे, अब देखो इसमें दूर दूर रहता है तो इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, क्योंकि दूर दूर है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो है P नॉट इक्वल टू 0 होता है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। समझ गए? कुछ इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनका जो है द्विध्रुव आघूर्ण, इनके अंदर जो एक ही जगह है तो इनके बीच में गैप है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, वो क्या होता है बताओ? 0 होता है। इनका 0 नहीं होता है, इनका 0 होता है। समझ गए? अब आती है बात, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है? संरेखित। देखो खुद में है ध्रुवीय, संरेखित हो जाता है, मतलब इनका जो P है P E की दिशा में हो जाता है। P E की दिशा में हो जाता है। समझ गए? मतलब इनके जैसे ये, इनका अगर नहीं लगाएंगे ना तो ये ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर रहेगा, ये ऐसे ऐसे रहेंगे, कोई किधर है कोई किधर है, कोई रैंडम स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपने विद्युत क्षेत्र जैसे लगाया है, आपने विद्युत क्षेत्र यूं लगाया तो ये भी क्या करेंगे? उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में P भी उसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। वापस समझ रहा हूं, ध्रुवीय परावैद्युत उसी दिशा में ध्रुवित होंगे, जो पहले से ऐसे ही थे, उसी दिशा में हो जाएंगे जिस दिशा में E था, उसी दिशा में हो जाएंगे। P और E समान दिशा में हो जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? ध्रुवीय परावैद्युत। थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह ले लेते हैं, कंपेयर होंगे तब समझ में आएगा। पहले से ही है इनमें ध्रुवीय गुण जो है, द्विध्रुव तो है ही है, एक और एक आवेश अलग अलग है ही है, लेकिन उसके अंदर एक गुण आ जाता है उसकी दिशा में, ताकि नेट और बढ़ जाए। तो इसके आप एग्जाम्पल्स जो ले सकते हो वो बड़े साधारण एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आपने HCl ले लिया, इसी के अंदर आपने H2O का एग्जाम्पल ले लिया, तो ये जो है ना, ये परावैद्युत द्विध्रुवीय अणु है। ये द्विध्रुव अणु है, द्विध्रुवीय जिसको अपन बोलते हैं, या ध्रुवीय बोल दो, द्विध्रुवीय नहीं बोल के ध्रुवीय परावैद्युत अणु या पदार्थ, कुछ भी कहता हूं।
ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इस साइड की बात कर रहा हूं मैं, अध्रुवीय को वापस उधर कैटेगराइज कर लेंगे ना, ताकि आपको ये दिखता रहे। तो ये मैंने इसकी बात कर ली, HCl H2O ये होता है। और क्या कहेंगे कि E की उपस्थिति में क्या लिखेंगे, जब हमने E को कर दिया, E की उपस्थिति में सभी ध्रुवीय अणु, जो ये ध्रुवीय अणु है, सभी ध्रुवीय अणु का P वेक्टर E की दिशा में होता है, E की दिशा में होता है। सभी ऐसे आएंगे, क्योंकि आप जैसे लगाओगे विद्युत क्षेत्र, एक तरफ आप लगाओगे प्लस प्लस प्लस, एक तरफ लगाओगे माइनस माइनस माइनस, तो ये अणु ऐसे अरेंज हो जाएंगे। देखो माइनस प्लस, फिर इनका माइनस प्लस, इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। और E की दिशा भी ये होगी, और वापस इनके अंदर जो P की दिशा आपको नजर आ रही है, P हमेशा माइनस से प्लस किया होता है, तो ये हो गया, तो हो गया ना दोनों सेम दिशा में। ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं बताइए, बहुत सिंपल, ध्रुवीय पराविद्युत अणु। समझ में आ गया? मतलब ये सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है इनका, है ना, ये विद्युतीय प्रभाव दर्शा दिया, उसके दिशा में हो गए। अब आती है अध्रुवीय पराविद्युत, क्या होते हैं, H2, N2, O2 जो होते हैं, उनको हम अध्रुवीय पराविद्युत कहते हैं। एक बार वापस इनको देख लेंगे कि अध्रुवीय पराविद्युत क्या है। अध्रुवीय पराविद्युत, इसी के साथ तुलना कर लेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत तो है ही है, धारा का चालन नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखें अगर इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युतीय प्रभाव दर्शाएंगे, कुछ डिस्प्लेसिंग होंगे, कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इनमें धन और ऋण, धन एवं ऋण आवेश समपाती होते हैं। क्या होता है, समपाती होते हैं, एक ही जगह केंद्रित है, सकेंद्रित है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य होता है। इनका आवेश वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि एक ही जगह है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2 है, दूरी तो है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब आती है बात, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ये तो एक जगह है, ऐसे होता है ये, माइनस प्लस एक जगह, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनका ऋणावेश, ऋण आयन एवं धनायन, धन आयन एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो जाता है, अल्प विस्थापित हो जाता है, अल्प विस्थापित हो जाता है, होना ही है। माइनस प्लस को खींचेगा, देखो ये है, अगर नहीं था माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो गया E, कब, जब E क्या हो बताओ, एब्सेंट हो, E नहीं है तो ये अणु ऐसे ही है, इनका खुद का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने कहा भाई हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो लगाओ आप विद्युत क्षेत्र प्लस प्लस प्लस, और यहाँ लगा दिया आपने माइनस माइनस माइनस। अब बताइए, जैसे मान लो मैं एक अणु यहाँ रख दूं, अब आप टेक्निकली सोचना, माइनस प्लस क्या होगा, आप क्या होगा सर, ये माइनस इधर आएगा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा, समझ रहे हो, माइनस प्लस, ये वाला इस रूप में चला गया। देखो इसके अंदर अपने आप द्विध्रुव बन गया, बना नहीं बना, तो इसको हम बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव, इसकी इन्फ्लुएंस में हुआ है, वहां तो पहले से ही था, तो इसको हम बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण, प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण। यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव बन गया, और यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होता है उसको बोलते हैं, उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जो E की दिशा में हो रहा है, E के प्रभाव के कारण ही हो रहा है, इसको बोलेंगे इंडक्टिव डाइपोल बन गया इसके अंदर। समझ गए आप मेरी बात, माइनस प्लस। और ये एक्चुअली जो इंडक्टिव डाइपोल मोमेंट, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बना है, वो मुख्य रूप से E पर निर्भर करता है। और ये जो होता है ना कि भाई जैसे यहाँ पे तो था ही नहीं, ध्रुवित था ही नहीं, यहाँ पे एक ही जगह थे और यहाँ हो गए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताओ, ध्रुवण बोलते हैं, पोलराइजेशन। समझ गए आप मेरी बात, अध्रुवीय थे और ध्रुवीय हो गए, ध्रुव बन गए ना, एक तरफ ये एक तरफ ये, तो ये जो अध्रुवीय थे वो अध्रुवीय की जगह प्रेरित ध्रुवीय बनना, ये हो जाना क्या कहलाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो परावैद्युत और ध्रुवण, अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज परावैद्युत एवं ध्रुवण, ये हमारा मेन टॉपिक यही है, परावैद्युत और ध्रुवण। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए परावैद्युत को ध्रुवण से कैसे जोड़ना है, अध्रुवीय। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए, H2, N2, O2, ये सब इसके अध्रुवीय के एग्जांपल है। एक ही जगह अध्रुवीय मतलब एक ही जगह माइनस, एक ही जगह प्लस, दोनों के केंद्र
सेम जगह, सेंटर केंद्र समान जगह होते हैं, समान जगह होने से इनका ये होता है। समझ गए आप? ध्रुवण रखेंगे, ध्रुवित हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवण बोलेंगे। ध्रुवण शब्द का काम आएगा, इस शब्द का प्रयोग उसके लिए होगा जो आपके अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हेतु इसी शब्द का प्रयोग होगा, ध्रुवीय के लिए नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी ध्रुवित है, उसको क्या ध्रुवित है? वो तो बस ई की दिशा में हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, पहले रेंडमली रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, क्या कह सकते हैं, यादृच्छिक रहते हैं, फिर वो उसी दिशा में हो जाते हैं ना। तो ये कैप्सूल स्ट्रक्चर हो जाता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सूल स्ट्रक्चर हो जाता है। जो गोलाकार शेप जो है वो बेलनाकार शेप में, थोड़ी सी ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। कैप्सूल, सर्कल जो है वो कैप्सूल शेप में चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई परावैद्युत क्या है और ध्रुवण क्या है। ये आप इसको नोट कर ले, पॉइंट बना सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आप क्या है, कई बार आप टॉपिक पढ़ोगे परावैद्युत, है ना, परावैद्युतांक, ये बातें जब आएगी उस वक्त हम इन कुचालक पदार्थों के बारे में बात करेंगे, है ना। जब भी ये चीज आएगी उस वक्त हम बात करेंगे। तो ऐसे ही आपको नोट पॉइंट के लिए मैं बता देता हूं तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट जो है ऐसे ही नोट पॉइंट है हमारा। नोट पॉइंट इसलिए है कि इसका आगे जो नाम दे रहा हूं मैं वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता ऑब्लिक परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अब आप बड़े सरप्राइज हो रहे होंगे, परावैद्युतांक, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। परावैद्युत, अब समझ तो गए आप, परावैद्युत कुचालक पदार्थ जो धारा चालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं, न कि धारा का चालन करते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक। अब विद्युतशीलता एक्चुअली दो प्रकार की होती है। विद्युत की सामर्थ्य जो होते हैं ना वो दो प्रकार की, विद्युतशीलता के दो प्रकार है। एक तो हो गई निर्वात की, दूसरी हो गई माध्यम। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की घात -12 कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। माध्यम की डिपेंड करता है कौन सा माध्यम है। आप जो भी माध्यम लोगे, आप ले लोगे कांच है, कोई मोम है, परावैद्युत माध्यम लोगे। कौन सा माध्यम लोगे? परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ माध्यम जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तेल है, कागज है, इस टाइप के कोई भी आप लोगे, है ना। कोई मान लो आप लो, तो इस प्रकार के परावैद्युत लोगे तो उसकी अलग अलग उसकी विद्युतशीलता होगी। अब इन दोनों का जो अनुपात है ये अक्सर बड़ा होता है, तो ध्यान रखना इन दोनों का जो अनुपात है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर तो किसकी विद्युतशीलता? माध्यम की विद्युतशीलता। नीचे किसकी विद्युतशीलता आएगी? निर्वात की। इन दोनों का जो अनुपात है उस रेशियो को हम आपेक्षिक अनुपात हो गया ना, आपेक्षिक तुलनात्मक, आपेक्षिक तुलनात्मक विद्युतशीलता, तुलनात्मक विद्युतशीलता ऑब्लिक, इसको ही हम देखना अभी बताऊंगा। ये इसकी बता रहा है भाई ये कितने गुना है, भाई इसकी विद्युतशीलता इससे ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? उस गुना वाले अंक को, उस परावैद्युत पदार्थ में कितने गुना विद्युतशीलता ज्यादा है, उस परावैद्युत पदार्थ में जो आपने लिया, ये निर्वात है, वो पदार्थ है, माध्यम है, उस परावैद्युत पदार्थ में विद्युतशीलता कितने अंक ज्यादा है, उस अंक को हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट बोलते हैं। तुलनात्मक गुणात्मक कितना ज्यादा है वो उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एक ही बात है, इसको कई जगह के से भी लिखते हैं आप, और ये ध्यान रखें ये मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन, विमाहीन, और क्या होता है? दिशाहीन होता है, कोई कुछ भी नहीं, और ये अपने आप में अंक है। इसकी रेंज जो होती है 1 से लेके अनंत तक होती है, 1 गुना से लेके अनंत गुना। अनंत गुना सबसे ज्यादा जो है वो आपके चालकों के लिए होता है, सीधी सी बात है, विद्युतशीलता उन्हीं में ज्यादा होगी। और एक जो होगी वो किसके लिए होगी? वायु। वायु की विद्युतशीलता निर्वात के समान होती है। शेष जो है उन सब की ज्यादा होती है। चालकों की, कॉपर है ना, ये जो चालक है, उन सब की जो है विद्युतशीलता वो अनंत होती है धातुओं के हिसाब से। धातु लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, धातुओं की। एक्चुअली सब चालक नहीं आके ज्यादा बेटर जो वर्ड है वो धातु आ जाएगा, ठीक है। धातुओं के लिए इसकी वैल्यू क्या